लेकिन फोटो जो लगाई है वो हृदय की है। तो आप सभी के मन में प्रश्न आया होगा, यकृत के बारे में तो लिखा है लेकिन हृदय का तस्वीर यहाँ क्यों लगाया है? तो उसका जवाब ऐसा है कि लीवर जो है वो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन वो जो कोऑर्डिनेट करता है, हमारे शरीर में काम करता है ना, वो हृदय के अनुसार ही काम करता है। क्योंकि हृदय सबसे पहला अंग है। और हृदय के बारे में हम कल हमने जान लिया था कि हार्ट अटैक कैसे आते हैं, हार्ट अटैक आने के लक्षण क्या होते हैं, और उसके ऊपर हमें क्या उपचार करने हैं। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ ऐसी ही एक दवा है, सिबक्तम। आप ये सिबक्तम जो भी दवा के साथ ले लोगे, उस दवा की पोटेंसी बढ़ जाएगी, उस दवा की ताकत बढ़ जाएगी, और वो बहुत अच्छी तरह से आपके शरीर में काम करेगी। फिर चाहे रोग कौन सा भी हो और कोई भी हो, अगर वो जल्दी ठीक करना है तो उसकी पोटेंसी, उसकी ताकत हमें बढ़ाना ही है। इसलिए हृदय को अगर हमें साफ रखना है तो हमने कल देख लिया था कि अर्जुन वनस्पति के साथ अगर सिबक्तन का कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो आपको जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। कभी भी नहीं आएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। क्योंकि उसके कई सारे आयुष मिनिस्ट्री के रिसर्च पेपर है, क्लिनिकल ट्रायल्स है। और जो हार्ट अटैक की आने वाली जो 15 वजह है, वो सभी के ऊपर सिबक्तम काम करता है। और दुनिया की एकमात्र ऐसी दवा है कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, इतने सारे विटामिन, ओमेगा, सारे घटक जो है ये सिबक्तम में है। और उसके इतिहास में हमने ये भी देखा था कि रामायण काल से लेके आज के भारत के मिलिट्री तक सभी जगह पे ये सिबक्तम का उपयोग होते आ रहा है। सिर्फ उसका कई सदियों में नाम अलग अलग होगा, उसका उपयोग अलग अलग किया होगा, लेकिन है तो वनस्पति यही एक। और अभी आज हमें जानना है कि ये वनस्पति जो है हमारे शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण अंग जो है, जो जिसे हम यकृत कहते हैं या लीवर कहते हैं, वो लीवर के बारे में। अभी आप कहेंगे कि लीवर की बीमारी तो सिर्फ जो दारू पीने वाले लोग हैं उनको ही होती है, तो ये बहुत गलत फहमी है। हमने बहुत जगह पे देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को फैटी लिवर की समस्या है। लेकिन फैटी लिवर की समस्या सिर्फ दारू पीने वाले लोग जो है, अल्कोहलिक अल्कोहल लेने वाले जो लोग हैं उनको ही नहीं होती है, जो नॉन अल्कोहलिक लोग जो है उनको भी होती है। हमने कई सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो वेजिटेरियन है और बहुत अच्छा खाना खाते हैं, कुछ उनको व्यसन भी नहीं है, शराब नहीं पीते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, और कुछ गलत खान पान भी नहीं करते हैं, फिर भी उनको लिवर सोराइसिस हो गया है या फैटी लिवर की समस्या उनको आ गई है, या फिर लिवर कैंसर जैसी बीमारी हो गई है। तो फिर प्रश्न आता है मेडिकल साइंस के सामने कि ये तो सब लोग जो है सब कुछ नियमों का पालन करते हैं, फिर भी उनको लिवर सोराइसिस क्यों हो गया है, फिर भी उनको फैटी लिवर क्यों हुआ है, फिर भी उनको लिवर की समस्या क्यों हो गई है? तो उसका कारण एक ही है कि जो हमारे घर में आने वाला जो खाना है और जो तेल है वो सबसे गलत ढंग से आता है। पुराने जमाने 50 साल पहले हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती होती थी, गाय के गोबर से खेती होती थी, कोई भी विषाक्त घटक हमारे खाने में नहीं था। और 50 साल के बाद क्या हुआ, यूरिया, डीएपी और जितने भी सारे रासायनिक घटक है वो हमारे खेती में आ गए। खेती में आने के बाद वो हमारे अनाज में आ गए, अन्न में आ गए, और वो अन्न में आने के बाद हमारे लिवर में डिपॉजिट होते चले गए। और फिर उसके कारण, गलत खान पान के कारण, गलत ऋतुचर्या के कारण, और ऐसे विषैले घटक जो हमारे शरीर में आ रहे हैं, या बहुत बार क्या होता है कि हमें बुखार आता है तो हम तुरंत जाके पैरासिटामोल लेके आते हैं और पैरासिटामोल ले लेते हैं। छोटे बच्चे हैं तो हम आइबुप्रोफेन लेके आते हैं। हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एसिडिटी का कारण नहीं ढूंढते हैं कि एसिडिटी क्यों हो गई है, हम तुरंत क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर में जाते हैं और बोलते हैं कि चलो हमें एसिडिटी हो रही है, छाती में जलन हो रही है, आप मुझे कुछ तो दवा दे दो। और वो केमिस्ट क्या करता है, फिर आपको एसिडिटी की दवा देता है, जेलोसिल दे देता है। या फिर आप देखा जाए तो बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जाए तो एंटासिड एंटासिड जिसमें होते हैं वो एंटासिड की दवा दे देता है। और वो एंटासिड की दवा लेने के बाद
एसिडिटी तो हमारी वहां शमन हो जाती है। कैसे? देखो, एसिडिटी हमारे छाती में है, जो इसोफोगस में आता है, अन्न नलिका में, वहां जो पित्त आता है, जो HCl आता है, तो हमें छाती में जलन होती है। लेकिन एसिडिटी को हमने सिर्फ शमन किया है, दमन नहीं किया है। क्या किया है? शमन किया है। शमन का मतलब क्या? सिर्फ शांत किया है, लेकिन उसको पूरे जड़ों से हमने शरीर से बाहर नहीं निकाला है। और फिर जो गंदगी है, जो हमारे पाचन में हुई थी, खाने में हुई थी, वो सारी गंदगी फिर रक्त में चली जाती है, काय और फिर रक्त पित्त जैसे रोग हमें हो जाते हैं। और ये एसिडिटी फिर वहां जाके, जब हम लीवर के बारे में सोचते हैं, तो लीवर को यहाँ वो हानि पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश में हर तीसरे आदमी को फैटी लिवर की समस्या है। हर तीसरे आदमी को। उसके लक्षण क्या है, वो क्या, उसका धोखा क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसके बारे में तो हम देख लेंगे, जान लेंगे। लेकिन सभी लोगों ने अपने हेल्थ के ऊपर अवेयर अरे रहना है। और ये फैटी लिवर की जो समस्या है, वो जल्द से जल्द दूर हमें कैसे करनी है, लीवर हमें कैसे डिटॉक्स करना है, लीवर को कैसे क्लीन रखना है, और उसके फायदे क्या क्या है, ये सर, हम सिबत्तम के माध्यम से आज के सत्र में जानने वाले हैं। और इसलिए मैंने यहाँ लिखा है यकृत संजीवनी रसायन। माफ करना, किसी का तो स्पीकर फोन ऑन है, तो कृपया वो थोड़ा बंद कीजिए, बाकी के लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। पाठवले बघा तो मला हाँ, इन्फॉर्म असल्यामुळे आपल्या किसी का तो माइक ऑन है, जरा थोड़ा ऑफ कीजिए। हाँ, तो उसको यकृत संजीवनी क्यों कहा गया है? तो माझा यकृत ऍक्सेस संजीवनी का चालू आहे. मतलब क्या है? मैं एडमिन जी से विनती करता हूँ कि जो जिनका माइक चालू है, ऑडियो चालू है, जरा थोड़ा म्यूट करें, कि उनको पता नहीं है कि उनका माइक चालू है, इसलिए उनको ध्यान नहीं होगा। तो एडमिन जी से विनती है कि एक बार उनको आप ऑफ करेंगे तो। हा माय हा तुझा चेहरा वेगळा दिसतो. नाही आज नाही पाठवत, कम्युनिकेशन पाठव. एडमिन जी से विनती है कि किसका भी जो माइक है थोड़ा ऑफ नाही कीजिए। नाही नाही नंतर बघू. जर तुमच्याकडनं माहिती आली तर मी त्याला रेकॉर्ड करण्यासाठी देईन ना. माझ मी रेकॉर्ड करतोयच की. रेकॉर्ड तर मी करतोयच ना. मग तेच माहित नाही. त्याच्यामुळेच मी चालेल चालेल चालेल. तुम्हाला माहिती म्हणल्यावर काय विषय संपला. कृपया सबसे विनती है कि किसी का भी माइक अगर ऑन है तो कृपया ऑफ कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से सभी लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये जो ज्ञान है फिर आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो कोई भी अपना माइक एक बार चेक कर लीजिए और म्यूट कर लीजिए। ठीक है, सॉरी हम सॉरी आगे सॉरी कंटिन्यू करते सॉरी. हैं। तो ये यकृत संजीवनी रसायन ऐसा क्यों लिखा है? तो सच में अगर देखा जाए तो संजीवनी का मतलब क्या है कि उसका पुनर्जीवन करने वाला। यानी कि कोई भी हमारा अवयव है शरीर का, उसको जो कितना भी डैमेज हुआ हो, उसको वापस से पुनर्जीवित करने का काम जो है, ये सिबक्तम हमें करता है, हमारे शरीर में जाके करता है। इसीलिए इसको मैंने नाम दिया है यकृत संजीवनी रसायन। अभी देखो कि अभी क्या हो रहा है कि हम थोड़ा भी बहुत खाते हैं तो हमारा पेट भारी हो जाता है, और बहुत सारी हमारी स्किन का कलर जो है वो बदल जाता है, सफेद हो जाता है कभी कभी, या कभी कभी आंखें पीली हो जाती है, बहुत बार पीलिया हो जाता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी कारण है कि जिसकी वजह से ये यकृत हमें बोलता है, ये लीवर हमें बोलता है कि मैं बिगड़ चुका हूँ, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता है। सच में देखा जाए तो ये लीवर क्या है? तो हमारे शरीर में सबसे चुपचाप काम करने वाला इंजन है। ये क्या है? सबसे चुपचाप काम करने वाला इंजन है। अगर उसको हम ठीक नहीं रखेंगे तो ये कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा करने वाला है। और ये यकृत के बारे में अगर देखा जाए तो यकृत जो है ये कैसे काम करता है? तो यकृत जो है, ये आयुर्वेद की एंगल से देखा जाए तो ये उसकी संकल्पना हृदय जैसी बहुत बड़ी है। लीवर सिर्फ आपका डिटॉक्सिफाई करने वाला ऑर्गन नहीं है,
आम भाषा में अगर देखा जाए तो यकृत क्या है, लीवर क्या है, तो लीवर हमारे शरीर का स्मशान घाट है। क्या है? हमारे शरीर का स्मशान घाट है। यानी कि जितनी भी सारी गलत चीजें हम खाते हैं, जितनी भी सारी गलत चीजें हमारे शरीर में आती है, वो सारी की सारी बाहर निकालने का काम, उसको डिस्पोज करने का काम, शरीर से बाहर डिटॉक्स करने का काम, ये हमारा लीवर काम करता है। इसलिए लीवर जो है, ये लीवर हमारा सबसे अच्छा क्लीन होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में आने वाली है। और इसीलिए आयुर्वेद जो है वो सिर्फ हमारे लीवर को जो है, ये यकृत को है, सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला मशीन नहीं समझता है। तो ये क्या है? रस धातु का स्थान है, रक्त धातु का भी स्थान है। रस रक्त की उत्पत्ति ही लीवर से होती है। अग्नि का स्थान है, प्राण का स्थान है। और ओज जो है, जो हम बोलते हैं ना किसी का ओरा बहुत अच्छा है, ये ओरा निर्माण करने का भी स्थान ये लीवर को कहा गया है। अब ये यकृत जो है, ये यकृत शब्द कैसे आया, कैसे दिया आयुर्वेद ने उसको? तो संस्कृत में यकृत को य माने स्थिरता देने वाला। यह शब्द का अर्थ क्या होता है? स्थिरता देने वाला। कृत का मतलब होता है निर्माण करने वाला। ये दो अक्षर मिला के यकृत ऐसे ये शब्द बना है। यानी कि जो शरीर को, शरीर में स्थैर्य देता है और निर्माण यानी कि जो नव निर्माण है उसका कार्य करता है, उसे कहते हैं यकृत। और ये यकृत जो है, ये हमारे आयुर्वेद में, मॉडर्न साइंस में, होम्योपैथी में, सभी चिकित्सा पद्धतियों में सबसे महत्व का शरीर का अंग बताया गया है। अभी चरक संहिता के अनुसार देखा जाए या सुश्रुत संहिता के अनुसार देखा जाए, तो सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान में ऐसा लिखा है, प्लीहाच वाम भागे यकृत तु दक्षिणे उदरो। यानी कि प्लीहा, प्लीहा मतलब क्या? यकृत। ये प्लीहा क्या है? वाम भागे यानी कि हमारे राइट साइड में जो है, जो राइट साइड जो हमारी है शरीर की, वो उस स्थान में वो स्थित होता है। दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग देखा तो कौन सा? हमारा राइट हाथ होता है, राइट साइड जो होती है वो दक्षिण भाग में। और उसके हमारे शरीर छाती के नीचे वो वहां स्थित होता है। और वो काम क्या करता है यकृत? तो हमारे शरीर के लिए पोषण करने के लिए रस धातु का निर्माण करना। अभी आप पूछिए रस धातु क्या है? देखो, जब हम खाना खाते हैं, आपने कौन सा भी खाना खाया, कितना भी पौष्टिक खाना खाया, कितना भी अच्छा खाना खाया, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में चबा लेते हैं, फिर पेट में जाके, जठर में जाके वो उसका डाइल्यूशन होता है, फिर आंतों में जाके वो सोख लेता है शरीर। वो सोखने के बाद उसका जो रस है, जो उसके कंटेंट है, जो उसके पोटेंसी है वो खाने की, वो सब हमारा शरीर सोख लेता है। और वो सोखने के बाद वो जो आहार का रस है, वो आहार रस यकृत में जाने के बाद उसका रस धातु बन जाता है। ये रस धातु का मतलब क्या है? प्लाज्मा। उसको हम मॉडर्न साइंस में क्या कहेंगे? प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है? उसमें जीवन देने की क्षमता होती है। हमारे शरीर की हर एक पेशी को जीवन देने की क्षमता होती है। और वो प्लाज्मा लेके, वो रस धातु लेके वो हृदय तक चला जाता है। इसलिए यकृत और हृदय एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये यकृत जो है, यकृत क्या करता है? आहार रस से प्रारंभ, आहार रस को प्रारंभिक रूप में ये शुद्ध कर लेता है। और फिर जैसे ही ये यकृत दूसरा भी एक काम करता है। देखो, हमारे शरीर में रक्त तो बहुत है, लेकिन ये रक्त बनता कहाँ है? हमारे शरीर में रक्त सिर्फ लीवर में ही बनता है, यानी कि हमारे यकृत में ही बनता है। रक्त का उत्पत्ति स्थान जो है, ये यकृत है, यानी लीवर है। तो सोचो, अगर आपके शरीर का लीवर अगर खराब होगा, तो आपके शरीर में बनने वाला रक्त भी कैसा होगा? खराब ही होगा। अगर आपके शरीर का लीवर यानी यकृत अगर अच्छा होगा, स्वास्थ्यपूर्ण रहेगा, तो आपके शरीर में बनने वाला रक्त भी कैसा रहेगा? वो स्वास्थ्यपूर्ण ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा, प्यूरिफाई ही रहेगा। और रक्त जो है हमारे शरीर में, देखो कहाँ भी हमें अगर जख्म हो गई, घाव लग गया, तो तुरंत क्या होता है? खून निकल आता है। अगर मस्तिष्क को भी घाव लगा तभी भी खून आता है, पैर के अंगूठे भी को घाव लगा तभी भी खून आता है। तो ये रक्त क्या होता है? हमारे शरीर में पूरा संचरण करता है। अगर ये रक्त अगर आप शुद्ध चाहते हो, तो लीवर का भी हमें शुद्धिकरण करना सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन। अगर रक्त शुद्ध रहेगा तो दोषों का संतुलन भी अच्छा तरह से हो जाएगा।
दोषों का संतुलन मुझे वात पित्त कफ जो है ये तीनों भी संतुलित हो जाएंगे। और ये वात पित्त कफ अगर संतुलित हो गया तो हमारे शरीर का अग्नि भी ठीक रहेगा, यानी कि हम जो खाना खाएंगे उसका पाचन भी ठीक से होगा। अगर खाने का पाचन ठीक होगा तो हमारे जो सात धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सारे के सारे धातुओं के अग्नि भी ठीक हो जाएंगे और हमारा शरीर जो है वो हट्टा कट्टा बन जाएगा। और इतना अच्छा हट्टा कट्टा अगर हमारा शरीर बनता है तो हमारे शरीर में कोई भी टॉक्सिन्स आता है तो वो तुरंत बाहर फेंकने का काम हमारा शरीर करेगा। देखो, हम मॉडर्न साइंस में अगर हमारे शरीर में कुछ गलत चीजें जाती है तो हम क्या कहते हैं, उसे टॉक्सिन्स बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद उसे आम कहता है, आम दोष। आम का मतलब क्या है? देखो, दूध है, लेकिन दूध अगर सड़ गया तो क्या होगा? वो उसको क्या, वो सड़ा हुआ दूध हम कब क्या खाते नहीं, हम दूध का दही बनाते हैं। वो भी प्रक्रिया कैसी है? दूध को सड़ाने वाली ही है। लेकिन दूध का दही प्राकृतिक रूप से बनता है तो शरीर के लिए अच्छा होता है, इसलिए दही हम खाते हैं। लेकिन दूध अगर फट जाए तो वो हम खाते नहीं है। क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो उसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं। और उसके लिए उसको कुर्चिका बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कुर्चिका, आयुर्वेद में। तो ये कुर्चिका खाने के लिए महर्षि वाग्भट में नहीं बोला है, क्योंकि वो क्या करेगा? आपके शरीर में रक्त दोष उत्पन्न करेगा, पित्त दोष उत्पन्न करेगा, और साथ ही साथ हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी भी उत्पन्न करने वाला है। और कैसे कि ये शोधन हम जब करेंगे, हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन जब करेंगे, तो प्राण का वहन अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली हम 100 साल तक जी सकते हैं। और ये दूसरा भाग क्या है कि हमारे शरीर में जो पित्त होता है वो कहाँ बनता है? देखो, ये जो हमारे शरीर में वात जो है ना, वात जो वायु होता है वो हम नाक से अंदर लेते हैं। तो नाक से अंदर लेने के बाद सब प्राण वायु हमें मिल जाता है। तो फिर वो जैसे जैसे अलग अलग स्थानों में ये वायु जाएगा तो अलग अलग नाम धारण करेगा, यानी कि उदान वायु, प्राण वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, ऐसे अलग अलग वो नाम धारण करता है। वायु की वजह से शरीर की हलचल होती है। लेकिन वो पित्त और कफ, ये दो दोष जो है ना, ये हमारे शरीर में ही बनते हैं। देखो, जब हमारा रस धातु जो है, जो प्लाज्मा है, उसका जो मल है उसे कहते हैं कफ। और जो रक्त है, रक्त धातु का जो मल है उसे कहते हैं पित्त। इसलिए पित्त दोष का प्रमुख स्थान भी, आश्रय स्थान भी, ये यकृत को ही बोला है। अगर आपको सुंदर दिखना है, अगर आपका पाचन ठीक से होना है, आपको हृदय का भी स्वास्थ्य रखना है, पूरे शरीर का स्वास्थ्य रखना है, तो आपके शरीर का पित्त संतुलित होना चाहिए। ज्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए और ज्यादा कम होना भी नहीं चाहिए, ये संतुलित होना चाहिए। और ये प्योर रहेगा तो ये पित्त जो है हमारे शरीर में कई सारे काम कर लेता है, कई सारे काम। हमें आंखों से जो दिखता है वो किसके लिए दिखता है, किसकी वजह से दिखता है? ये पित्त की वजह से ही दिखता है। हमारे खाने का जो पाचन होता है वो किसकी वजह से होता है? पित्त की वजह से ही होता है। हम लोगों को एक सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है। हम मार्केट में जाके, मेडिकल में जाके बहुत सारी क्रीम लेके आते हैं, फेयर एंड लवली लेके आते हैं, विको टर्मरिक लेके आते हैं, और वो लगाते हैं। सबको लगता है कि मैं सुंदर दिखूं। और कुछ कुछ लोग, हमारी माता बहनें तो ब्यूटी पार्लर में जाके क्या क्या ट्रीटमेंट्स करती है सुंदर दिखने के लिए। लेकिन वो फिर भी सुंदर क्यों नहीं दिख पाती? क्योंकि उनके शरीर में बनने वाला जो पित्त है वो खराब है। वो पित्त खराब है तो आप कभी भी सुंदर नहीं दिख पाएंगे। इसलिए पित्त जो है वो हमें शुद्ध करना है। और इसीलिए सुश्रुत जी ऐसा कहते हैं, पित्तम तु यकृतामाशयो शीतम, यानी कि पित्त कहाँ है? तो आमाशय में स्थित है। आमाशय में यानी कहा तो ये यकृत में स्थित है। और ये पित्त क्या करेगा? हमारी अग्नि बढ़ाएगा, हमारे अन्न रस को बनाएगा, भोजन का रूपांतरण वो जीवन रस में करेगा, और हमारे शरीर को ठीक रखेगा। जब शरीर ठीक हो जाएगा तो हमारे, जैसे हमने कल कहा, कल देखा कि हृदय जो है ये मन का स्थान है, लेकिन यकृत जो है ये क्रोध और असहिष्णुता का स्थान है। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं, हमेशा वो चिड़चिड़ापन करते हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं। कभी भी ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। जहां करना है वही करना है, लेकिन ज्यादा हमें गुस्सा नहीं करना है। ज्यादा गुस्सा हम किसी के ऊपर करेंगे, यानी कि क्रोध अगर उत्पन्न हो जाएगा, असहिष्णुता उत्पन्न हो जाएगी, उसका सीधा असर हमारे लीवर के ऊपर होता है। और लीवर के ऊपर पित्त विकृत हो गया तो लीवर का प्रॉब्लम भी हमें शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये पित्त जो है, ये पित्त हमारे शरीर में लीवर में ही बनता है। और पित्त जो है शरीर का बैलेंस करने वाला है।
और ये नवनिर्माण अगर करना है, जो भी टॉक्सिन्स है हमारे शरीर के, वो पूरे शरीर से निकाल के अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है, शरीर के बाहर निकालना है, तो ये लीवर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए लीवर को हमें अच्छा खट्टा कट्टा रखना है। देखो, लीवर की प्रॉब्लम अगर देखा जाए, तो कैसे कि हम ये देखते हैं कि फैटी लिवर और नॉन फैटी लिवर, तो लीवर के ऊपर जैसे ही फैट जमने लगती है ना, तो समझ लेना हमारे घर में, हमारे शरीर के घर में बीमारियां प्रवेश करने वाली है। और फैटी लिवर को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या करना है, अपनी हाइट देखनी है और वेट देखना है। बॉडी मास इंडेक्स जो है, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार, अगर मान लो आपका वजन 60 है और आपकी हाइट जो है 5.3 इंचेस है, 5 फीट 3 इंचेस है, तो आपका वजन कितना होना चाहिए? तो आपका वजन 60 होना चाहिए, 55 से लेकर 60 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ओवरवेट है, आपका वजन है 75 या 80, और आपका हाइट जो है वो तो सिर्फ 5.3 इंच का ही है, तो समझ लेना आप ओवरवेट है। और जो जो लोग ओवरवेट होते हैं, उन सभी लोगों का लिवर फैटी ही होता है। फैट उनके शरीर में जमी रहती है। अगर वो फैट जमी रहती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये लिवर जो है उत्पन्न कर लेता है। वो फिर पित्त, ये लीवर फिर क्या क्या काम करता है? तो पित्त का निर्माण काम करने का काम करता है। जैसे हम फैट्स बाहर से लेते हैं, वसा बाहर से लेते हैं, तो उसको पचाने का काम करता है। जैसे कोई डिटॉक्स विष हमारे शरीर में आता है, या कोई संक्रमण की बीमारी आती है, पॉइजन हमारे शरीर में आता है, तो उसको पचाने का काम करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है, ग्लाइकोजन संचय करने का काम करता है, और सबसे बड़ी बात, कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण करने का काम करता है। देखो, मैंने आपको कल बोला था कि दुनिया के कोई भी तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हृदय विकार की बीमारी में डॉक्टर हमें कहते हैं कि तेल बंद करो या तेल कम करो, और खाना है तो कच्ची घानी का तेल आप खाओ। ऐसा क्यों कहते हैं? कि आजकल जो रिफाइंड करके जो तेल आते हैं ना मार्केट से, हम क्या करते हैं, सस्ता वाला तेल देखते हैं। जब भी हम कभी मॉल में चले जाते हैं, तो मॉल में जाने के बाद हम क्या करते हैं, पहले प्राइस देखते हैं कि कौन सा सस्ता ऑयल है। और जो सस्ता है, मान लो राइस ब्रांड का सस्ता है, या और सनफ्लावर का सस्ता है, जो सस्ता रहेगा, जो कम कीमत वाला रहेगा, जिसके ऊपर ज्यादा डिस्काउंट रहेगा, वही तेल हम हमारे घर में लेके आते हैं। लेकिन उसके दुष्परिणाम आपको पता है क्या है? कि जैसे ही वो तेल हम हमारे घर में लेके आते हैं और उससे हम खाना पकाते हैं, ये तेल के ऊपर डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड ऐसा लिखा हुआ रहता है। ये रिफाइंड किया हुआ तेल है ना, बहुत डेंजर है। ये क्या करता है कि आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड उत्पन्न करता है। जैसे ही हम ये तेल की प्रक्रिया अगर आप जान लोगे, तो क्या होता है कि ये तेल जब रिफाइंड होता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा उष्णता देके, उसको बहुत ज्यादा हीट देके उसको उबाला जाता है, और उसका स्मेल निकाला जाता है। उसमें से कई सारे ऐसे घटक जो है, जो उसको पतला बनाने के लिए, तो उसमें से ओमेगा 3 हट जाता है, उसमें से कई सारे न्यूट्रिएंट्स जो हट जाते हैं। ये रिफाइंड तेल दिखने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। और जैसे ही ये हमारे शरीर में जाता है, तो वो ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करता है, यानी कि हृदय को बाधा उत्पन्न करने वाला जो कंटेंट है उसको उत्पन्न करता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है, वो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम भी करता है। तेल की वजह से कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन वो तेल खाने की वजह से हमारा यकृत ऐसा बनता है कि जब भी कोई, मान लो प्राणीजन्य पदार्थ है, मानो दूध है, घी है, या हम कभी नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज है। देखो, कोलेस्ट्रॉल कभी भी बनता है ना शरीर में, वो प्राणीजन्य पदार्थों से बनता है। प्राणीजन्य पदार्थ का मतलब क्या? मान लो चिकन खाया, मटन खाया, उससे ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर आपने घी लिया या दूध लिया, तो उससे भी बनेगा। लेकिन उसको कैसे कि कोलेस्ट्रॉल के प्रकार होते हैं, एचडीएल होता है, एलडीएल होता है। लेकिन अगले आपने मछलियां खा ली, या कोई भी प्राणी से मिलने वाला पदार्थ है, अगर आप शरीर में इंटेक करते हो, तो कोलेस्ट्रॉल बनने का काम शुरू होता है। लेकिन वो कैसे बनाना है, अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, ये डिसाइड हमारा लीवर करता है। अगर लीवर की सेहत अच्छी होगी, तो वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। अगर लीवर की सेहत अगर बुरी होगी, तो वो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। इसीलिए हार्मोनल संतुलन के लिए और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर। अब ये लीवर जो है, बहुत लोग क्या करते हैं, दारू पीते हैं। देखो, दारू पीना गलत है क्या? तो बिल्कुल गलत है। लेकिन दारू अगर आप पीते हो और रुकते ही नहीं हो, तो धीरे 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 क्या हो जाता है
कि ये लीवर जो है ये टॉक्सिन्स निकाल निकाल के बेचारा थक जाता है, और फिर वो क्या करता है कि जैसे उसे काम होगा वैसे ही वो करेगा। देखो, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको आपके बॉस ने कुछ काम बताया है कि ये रिपोर्ट बना दो, लेकिन वो रिपोर्ट बनाते वक्त अगर आपको किसी के 10-10 बार कॉल आ रहे हैं, फोन के ऊपर कॉल आ रहे हैं, या फिर आप कहीं चाय पी रहे हैं, और इतने सारे काम जो है एक साथ एक आदमी नहीं कर सकता। एक आदमी एक बार एक ही काम अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन 10-10 काम अगर एक साथ हम करने के लिए जाएंगे तो एक भी काम ठीक से नहीं होगा। वैसे ही हमारे लीवर का होता है कि बार बार टॉक्सिन्स आप उसको भेज देते हैं, और वो बेचारा डिटॉक्स करते करते थक जाता है। और जैसे फिर एक एम्प्लॉई एक से ज्यादा काम करेगा तो जैसा होगा वैसा ही वो काम करेगा, जितना होगा उतना ही करेगा। वैसा ही हमारा शरीर, ये लीवर जो है, जितना उससे टॉक्सिन्स निकलेगा उतना ही वो काम करेगा। जो उसके कैपेसिटी के बाहर है वो नहीं करेगा। और फिर क्या होगा, फैटी लिवर की समस्या आ जाएगी। फिर प्रमुख लक्षण क्या है, उसके पेट भारी हो जाएगा, थकान आ जाएगी, पित्त का असंतुलन हो जाएगा, फिर हेपेटाइटिस A B C, ऐसे वायरल संक्रमण जो है, वो वायरल संक्रमण से कारण वो रोग हो जाएंगे। लिवर सोरोसिस हो जाएगा। लिवर सोरोसिस का मतलब क्या, ये पेट में सूजन आ जाती है, वजन में घटा हो जाता है, त्वचा पीली होने लगती है। और बहुत बार क्या होता है कि देखो, हमने कोरोना में रेमडेसिविर लिया था, तो रेमडेसिविर क्या है, ये हाई ड्रग है। ये ड्रग क्यों, ये जब शरीर में जाता है, मान लो आपकी कोई दवा चालू है, हार्ट की चालू है, एलोपैथी की दवा चालू है, और ज्यादा हेवी दवा है, तो ये कभी कभी क्या होता है कि दवा के कंटेंट, जो रासायनिक घटक है, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, और फिर वो कहाँ आके आके अटक जाते हैं, लीवर में अटक जाते हैं। और फिर लीवर वहां डैमेज होने लगता है, और जैसे वो लीवर डैमेज होगा, पूरे शरीर को वो क्या करेगा, बिगाड़ देगा, पूरी शरीर को। फिर रस धातु में विकृति आ जाएगी। रस धातु में विकृति आएगी तो भूख नहीं लगेगा, अरुचि हो जाएगी। हम देखते हैं आजकल जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी माँ सुबह सुबह स्कूल में जाना है तो बोलती है खाना खाओ खाना खाओ। हम कितना भी बादाम काजू लेके आए, लेकिन हमारे बच्चे खाते ही नहीं है, खाना खाते ही नहीं है, क्योंकि उनको भूख ही नहीं रहती है। भूख होती है तो वो बोलते हैं मुझे भूख है, लेकिन भूख ही नहीं होती है। फिर कई सारी माताएं हमें तकरार करती है कि देखो डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा खाना ही नहीं खा रहा है। तो कैसे खाएगा? उसको खाना खाने के लिए पहले उसका लीवर तो क्लियर होना चाहिए, भूख तो लगनी चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीजें, उसका रस धातु विकृत हुआ है। रस धातु क्यों विकृत हुआ है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हर 5-5 मिनट को कुछ ना कुछ बच्चों को खाने के लिए देते हैं। बच्चे चॉकलेट खाते हैं, गुलिया खा लेते हैं, और कुछ मीठा अन्न खा लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं। 5-5 10-10 मिनट के बाद बच्चा थोड़ा थोड़ा खाएगा तो क्या होगा, एक ही काम ठीक से नहीं होगा, रस की विकृति हो जाएगी, फिर भूख नहीं लगेगी। और हम तो फिर क्या करेंगे, तकरार करेंगे कि भूख नहीं लगती है हमारे बेटे को, बेटा अच्छे से खाना नहीं खा रहा है। स्वादहीनता आ जाती है, जीभ में पंडुरता, यानी कि सफेद वो तिल्लिया है, वो जीभ के ऊपर आ जाती है। और ये रस विकृत हो गया तो रक्त भी विकृत हो जाता है, फिर पीलापन आ जाता है, आंखों में हल्की सी पीलाहट जो है वो नजर आती है, होठों का रंग फीका पड़ जाता है, फिर उसके ऊपर लिपस्टिक लगानी पड़ती है। लेकिन सौंदर्य होना तो कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए। और ये पित्त दोष विकृति से फिर ज्यादा पसीना आना, चिड़चिड़ापन होना, क्रोध आना, मुंह में कड़वाहट आना, ये सारी चीजें शुरू होती है। और जो ठीक से समय पे जो बच्चे खाना नहीं खाते ना, वो देखो वो बहुत जिद करते हैं, उनके माता पिता थक जाते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी मेहमान के घर चले जाते हैं, तो मेहमान के घर चले जाने से पहले बच्चे की माँ या पिताजी उसको बोलते हैं कि बेटा देखो, हमें कैसे कि वो दंगा मस्ती नहीं करनी है, वो चुपचाप बैठना है, होशियार जब बच्चे जैसे बैठना है, शांति से बैठना है। हम बहुत बच्चों को समझाते हैं, यानी कि देखो 3 साल से लेके 7-8 साल के बच्चों तक बहुत समझाते हैं जब हम मेहमान के घर जाते हैं तब। लेकिन फिर भी जैसे ही मेहमान के घर जाने के बाद हमारा बच्चा छूट जाता है हमारे हाथ से, वहां हम उसको मार नहीं सकते हैं, और फिर ऐसे जिद करते हैं, और ऐसा वहां वो जाके दंगा कर लेते हैं। उसको टीवी को हाथ लगाते हैं, रिमोट को हाथ लगाते हैं, फ्रिज जाके देखते हैं, वो किचन में जाके कुछ गड़बड़ी कर लेते हैं। हम परेशान होते हैं, और फिर मारने के लिए जाते हैं तो बच्चे इतने रोते तो हमारे हमारे हम बेकाबू हो जाते हैं हमसे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चे के ऊपर जो लीवर लीवर जो है ना बच्चे के अंदर का, वो स्वास्थ्यपूर्ण नहीं है। वो स्वास्थ्यपूर्ण नहीं है, वो अगर स्वास्थ्य में रहेगा तो बच्चा ऐसी जिद बिल्कुल नहीं करेगा। ये हमें देखना है। और बहुत बार क्या है कि हम बाहर से पिज्जा मंगाते हैं, बर्गर मंगाते हैं, उससे क्या होता है, आमोदोष उत्पन्न होता है, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आ जाते हैं। खाने में तो बहुत टेस्ट लगता है। और आजकल तो आपको मैं बोलता हूँ कि जब भी हम कभी होटल में चले जाते हैं,
किसी दोस्त को पूछते हैं कि कौन सा होटल अच्छा है, तो वो बोलता है अमुक अमुक होटल जो है वो बहुत अच्छा है, वहां जाके आप खाना खाओ। मैं उनको फिर बोलता हूँ कि ये अच्छा होटल है, ये आपने कैसे तय कर लिया? तो वो बोलता है नहीं, उसकी टेस्ट अच्छी है। लेकिन ध्यान में रखो, सिर्फ टेस्ट अच्छी है इसलिए वो होटल का खाना भी अच्छा है, ये पैरामीटर्स वो खाना अच्छा होने के नहीं है। वो खाना स्वादिष्ट भी होना चाहिए, स्वाद अलग बात है, और पौष्टिकता, उसमें पोषण मूल्य कितने हैं, वो भी अलग बात है। हम होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन खाते क्या है? पनीर की सब्जी और रोटी। जैसे हम पनीर की सब्जी रोटी खाते, तो विरुद्धान्न हो जाता है, और हमारे शरीर में आम धीरे 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 बनने शुरू हो जाता है। और ये आम जब बनता है, तो वो आम बाहर निकलने के लिए शरीर जो है बहुत प्रयास करता है, और अंत में वो कहाँ आके डाल देता है? लीवर में आके डाल देता है। और जैसे ही लीवर में डाल देता है, तो लीवर को क्या हो जाता है फिर? हेवी वर्क हो जाता है। और हेवी वर्क होने के बाद लीवर ठीक से काम नहीं करता है, और पूरी की पूरी हमारी सिस्टम जो है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम, वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये सिबक्तम उसके ऊपर कैसे काम करता है? ये लीवर को अगर साफ करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, लीवर की सेहत अच्छी रखनी है, तो ये कैसे काम करेगा? तो लीवर के ऊपर देखो, ये लीवर सिबक्तम में ये फ्लेविनाइड्स जो कंटेंट होते हैं ना, ये लीवर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव के नुकसान से बचाता है। उसका स्तर का जो है, वो जो एसजीओटी स्तर है, एसजीपीटी स्तर है, जो मेडिकल साइंस में बोले जाते हैं, वो सब निकाल लेता है, और उसका पुनर्जन्म कर लेता है, रीजनरेशन उसका लीवर का कर लेता है, लीवर को एक अच्छी ताकत मिल जाती है। सिबक्तम में और एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फाइब्रोटिक इफेक्ट्स वाला जो क्रोनिक सूजन जो आती है लीवर को, उसको निकालने के लिए ये सिबक्तन में ओमेगा 3 और ओमेगा 7 सबसे दुर्मिल और सबसे रेयर ऐसा होने वाला जो ओमेगा 7 है, ये सिर्फ सिबक्तम में होता है, और प्रचुर मात्रा में नेचुरली होता है। ये ओमेगा 3 और ओमेगा 7 क्या करते हैं? ये सारी की सारी गंदगी जो है लीवर से वो बाहर निकाल देती है, और प्रोग्रेसिस जो है, यानी कि उसकी लीवर की बनावट जो है, वो शुद्धिकरण करने का काम करते हैं। देखो, जैसे हमारे घर में दसरा दिवाली आते हैं, या कभी ईद आती है, या कोई भी क्रिसमस आता है, नया साल आता है, तो हम क्या करते हैं? जब भी कोई बड़ा त्योहार हमारे यहाँ आता है, तो हम सबसे पहले घर साफ कर लेते हैं। घर साफ करते हैं तो क्या, जितने भी सारे, देखो हम घर में तो रोज 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 हम क्या करते, झाड़ू पोछा तो करते हैं, लेकिन हर दिन झाड़ू पोछा करने के बाद भी जैसा भी कोई नया त्योहार आता है, और फिर हम घर साफ करने लगते हैं, तो बहुत ज्यादा गंदगी घर से निकलती है, क्योंकि हम उस घर को डिटॉक्सिफाई करते करते हैं, कि जहां जहां दीवारें हैं, दीवारें साफ करते हैं, फैन साफ करते हैं, बेड के नीचे, कपड़ के पीछे, सब जगह की गंदगी निकालते हैं। वैसे ही ये ओमेगा 3 और ओमेगा 7 आपके शरीर के लीवर में जितनी भी सारी छुपी हुई गंदगी है, वो खींच के बाहर निकालती है, और वो लीवर को हेल्दी बना देती है। इसलिए सिबक्तम जो है, ये सिबक्तम लीवर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, और इसलिए मैंने कहा कि ये क्या है? यकृत की संजीवनी है। क्या है? यकृत की संजीवनी। अगर आपको यकृत, आपका यकृत की सेहत अच्छी होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो, लीवर अगर अच्छा है, तो आपने मान लो जी लिया। अगर लीवर को अच्छा रखना है, तो सिबक्तम आपको लेना ही लेना है। और बहुत बार क्या होता है कि जब हम बाहर घूमते हैं सिटी में, जो लोग हैं, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, या जो मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग जो है, उनका प्रॉब्लम है, घर में बहुत अच्छा खाना खाते हैं, सेहत भरा खाना खाते हैं, लेकिन जैसे वो घर के बाहर काम के लिए निकलते हैं, तो इतना सारा प्रदूषण, इतना सारा पोल्यूशन होता है कि वायु प्रदूषण है, वो वायु पोल्यूशन की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स चले जाते हैं, वो हमें पता नहीं होता है। और वो टॉक्सिन्स क्या होते हैं? नाक के माध्यम से फेफड़ों में, फेफड़ों के माध्यम से हृदय में, हृदय के माध्यम से पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में जो गंदगी आती है, फिर वो डिस्ट्रॉय होने कहा जाती है शमशान घाट में, यानी लीवर में। तो लीवर में आके डिपॉजिट हो जाते हैं, और फिर वहां भी जो फ्री रेडिकल्स है, वो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और उसको भी निकालने का काम, उसको भी ठीक करने का काम ये लीवर करता है। सिबक्तम की अगर उसको जोड़ मिल जाए, तो ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। फिर लिपिड का रेगुलेशन करना है। लिपिड के बारे में अगर मैं आपको कहानी बताऊंगा, कि देखो लिपिड प्रोफाइल क्या है। ये लिपिड प्रोफाइल के हम टेस्ट भी करते हैं। लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में। मान लो एक ऐसा सुंदर गांव है, और वो सुंदर गांव को ठीक रखने के लिए, उसकी समाज व्यवस्था ठीक रखने के लिए, वहां एक पुलिस स्टेशन भी है। और उस पुलिस स्टेशन में दो प्रकार के पुलिस है। एक पुलिस है जिसे हम कहेंगे अच्छा पुलिस,
और दूसरा है बुरा पुलिस। अब ये अच्छा पुलिस जो है ये काम क्या करता है कि जब भी कोई उस गांव में दंगा ना हो या किसी के झगड़ा ना हो, इसके लिए वो प्रयास करता है। और जो रूल्स बनाए हुए हैं हमारे गांव अच्छा रहने के लिए, गांव अच्छा टिकने के लिए जो रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स को फॉलो करने का प्रयास करता है। वैसे ही हमारे हमारे शरीर में अगर ये लिपिड प्रोफाइल के बारे में अगर देखा जाए, तो ये एचडीएल जो है ये अच्छा वाला पुलिस है, यानी कि एचडीएल ये अच्छा वाला पुलिस है। अब ये पुलिस क्या करेगा कि देखो उस गांव में जो दंगा करने वाले हैं, जो उपद्रव करने वाले हैं, उनको ठीक करने का काम करेगा। अगर पुलिस नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जो बदमाश लड़के हैं वो क्या करते हैं, बाइक के ऊपर जाके बहुत दंगा मस्ती करते हैं, शोर मचाते हैं, तो पुलिस उनको ठीक करती है। वैसे ही हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दो ऐसी चीजें हैं, ये दंगा करने वाले हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी नस नाड़ी संस्थान है वहां जाके दंगा कर लेते हैं, वहां जाके क्या करते हैं, वह बदमाशी करते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए एचडीएल नाम का पुलिस जो है ये हमारे शरीर में है। लेकिन होता क्या है कि, लेकिन अगर देखा जाए तो होता क्या है कि इस शरीर में जब इस पुलिस जो काम कर रहा है उसका काम ठीक से चलने के लिए, और ये आपको सबको स्लाइड दिख रही है? नहीं सर, डिस्कनेक्ट हुआ था। यस यस, राइट नो, हाँ, अभी कनेक्टेड। हाँ, यस सर, अभी थोड़ा कनेक्ट हुआ। डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ। हाँ, तो हमारे शरीर में अच्छे पुलिस तो ज्यादा होने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हमारे शरीर में जो दूसरा एक बैड पुलिस होता है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल उसे कहते हैं। ये बैड पुलिस क्या करता है कि ये बुरा पुलिस जो है ये जितने भी सारे कोलेस्ट्रॉल है या फिर ट्राइग्लिसराइड है या फिर जितने भी सारे टॉक्सिन्स है, उनके पास से पैसा लेके उनको छोड़ देता है। उसको थोड़ा लालची होता है ना, वो थोड़ा पैसा लेके छोड़ देता है। तो वो छोड़ने के बाद क्या होता है, पुलिस की डर उनके मन में नहीं रहती है। तो फिर वो वहां जाके फिर जो गुनहगारी क्षेत्र है वो बढ़ाने का काम करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में ये ट्राइग्लिसराइड जो है, ये जो लिपिड प्रोफाइल के जितने भी सारे टॉक्सिन्स, जो लिपिड प्रोफाइल को धोखा पहुंचाने वाले टॉक्सिन्स है, ये सारे क्या करते हैं, बुरा काम करने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर समाज सुव्यवस्था अगर हमारे गांव में रखनी है तो हमें अच्छे पुलिस बढ़ाने चाहिए और बुरे पुलिस जो है वो शरीर से निकालने चाहिए। वैसे ही हमारे शरीर में जो अच्छे पुलिस है, जो एसडीएल है, वो हमें बढ़ाना चाहिए, और जो एलडीएल है, जो पूरा पुलिस है, जो पकड़ के छोड़ देता है सबको, उनको बाहर निकालना चाहिए। और ये अगर बैलेंस रहेगा तभी आपका लिपिड प्रोफाइल जो अच्छा रहेगा। ये डॉक्टर बोलते हैं ना, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करके आओ, तो वो लिपिड प्रोफाइल में पूरा समझ में आता है कि आपके शरीर में क्या क्या है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, ये सब समझ में आता है। और ये प्रोफाइल जब कोई डॉक्टर देखता है तो उसको तुरंत समझ में आता है कि अभी क्या उसके ऊपर उपचार करना है। और ये किसके लिए होता है, ये आपके लीवर के लिए ही होता है, क्योंकि लीवर अगर अच्छा रहेगा, टॉक्सिन्स अगर आप ज्यादा से ज्यादा शरीर से बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा, सेहत अच्छी हो जाएगी। बहुत बार हमें क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को ऐसे खाऊं क्या, खाना खाने का जब वक्त होता है, खाना खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, ऐसी द्विधा मनस्थिति होती है। खाना खाइए, खाना चाहिए तो भूख नहीं है, लेकिन खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन खाना पचाने के लिए भूख भी नहीं है। ऐसे द्विधा मनस्थिति में होते, खाना खाऊं या ना खाऊं, ऐसी अगर मनस्थिति होती है तो एक रूल आयुर्वेद का ध्यान में रखना है, तो उसमें खाना नहीं खाना है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि खाना खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, ऐसी जब द्विधा मनस्थिति होती है तो खाना नहीं खाना है। और जब हमारे शरीर में बहुत बार ऐसे भी होता है कि टॉयलेट को सबको लगती है, और टॉयलेट को आने के बाद हम कभी कभी ऐसा विचार आता है मन में, अभी जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। ऐसा होता है ना बहुत बार, टॉयलेट को तो आई है, प्रेशर तो आया है, लेकिन इतना भी तेज नहीं आया है, वो जाना ही चाहिए। तो फिर जाओ या ना जाओ, ऐसी द्विधा मनस्थिति होती है ना, तो उस समय में हमें टॉयलेट को जाना ही चाहिए। यानी कि जो शरीर से बाहर निकालने वाले घटक है वो पहले करने चाहिए, अंदर लेने वाले घटक जो है वो बाद में करने चाहिए। तो इससे क्या होगा, शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो ये यही लीवर जो है, ये लीवर हमारे शरीर में सबसे अंत में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालने का काम करता है। तो उसके ऊपर ये जो है सिबकतौन, ये डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। और जैसे ही डिटॉक्सिफाई हो जाएगा तो आपका शरीर बहुत अच्छा बन जाएगा। अब ये सिबकतम लिवर के डिसीज में कैसे लेना है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में कैसे लेना है, देखो बहुत सारे लोग ऐसे, उनको फैटी एसिड की समस्या भी है, बहुत ज्यादा जाड़े हैं, वजन बढ़ा हुआ है, आंखें पीली है,
या उनको किसी को भूख नहीं लगती है, ऐसे कई सारे लक्षण अगर देखने में आए तो समझ लेना फैटी लिवर उनका है ही। अगर नहीं समझ में आता है तो सोनोग्राफी करके जाके देख लो फैटी लिवर है या नहीं। अगर सोनोग्राफी का रिपोर्ट आता है फैटी लिवर है तो तुरंत आप मुझे कॉल कीजिए, या आप हेल्थ क्राफ्ट के इरा के आप ऑफिस में आ जाइए, उसका पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अभी उसको ठीक करना है तो उसको कैसे करना है? जो स्वस्थ लोग हैं उन्होंने सिर्फ सिबक्तम 10 ml लेना है, सुबह गुनगुने पानी के साथ खाली पेट लेना है। और सिबक्तम खाली पेट लेने के बाद आधा घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, ये पूरा शरीर में फैलना चाहिए। इसलिए आधा घंटे तक कुछ भी, चाय भी नहीं लेना है। मान लो आप 6 बजे उठते हैं, 6 बजे उठने के बाद बिना कुल्ला किया हुआ, आपने मान लो दांत भी नहीं साफ किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी लो और 10 ml इतनी मात्रा काफी है, सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में जाने वाले हैं। 10 ml सिबक्तान आपको गर्म पानी के साथ लेना है, और पानी पीने के बाद आधा घंटा फिर टहलने के लिए जाओ। बीच में कभी भी आप चाय मत पियो, कॉफी मत पियो, कुछ भी मत खाओ, कुछ भी नहीं करना है। तो आप देखो कि बहुत सारी बीमारियां जो है ना, ये सिबक्तम आपको तुरंत बाहर निकालने का काम शुरू कर देगा। ये नॉर्मल लोगों के लिए है। और जो लोगों की कुछ भी बीमारी नहीं है, कुछ भी रोग नहीं है, उनके लिए क्या करना है? मान लो किसी को लिवर का ही प्रॉब्लम है, लिवर सोराइसिस है, फैटी लिवर है, या मान लो पीलिया है, या कोई भी लिवर की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ हमें क्या करना है? थोड़ा कॉम्बिनेशन बदलना है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। सिबक्तम 10 ml लेना है। मान लो लिवर सोराइसिस या फैटी लिवर, चलो फैटी लिवर तो हर एक में होता है, फैटी लिवर के ऊपर बात करते हैं। फैटी लिवर की समस्या अगर है तो कितना फैट्स जमा हुआ है एक बार देख लो, रिपोर्ट कर लो, और मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, कॉल कर लो या ऑफिस में आ जाओ। अगर फैटी लिवर आपका है, आपको लगता है, तो त्रिफला चूर्ण जो है वो हर एक मेडिकल में मिलता है, वो सिर्फ 3 ग्राम लेना है। और भुई आंवला रस, भुई आंवला, एक आंवला होता है छोटा वाला, तब उसको जमीन पे होता है, वो भुई आंवले की सब्जी भी बनाते हैं। अगर ये भुई आंवले की सब्जी अगर आप खाते हैं ना, तो ये पीलिया, फैटी लिवर, ये सब कुछ चला जाएगा। ये सब्जी है, खाने में भी खा सकते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है। हमारे घर के बाहर कैसे वो पड़ी हुई रहती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता ये कितनी काम वाली है। तो ये कैसी होती है सब्जी, मैं आपको एक बार ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। लेकिन ये भुई आंवले का रस जो है वो भी मेडिकल में अभी मिलता है। तो 10 ml वो रस लेना है, 10 ml सिबक्तान लेना है, 3 ग्राम जो है त्रिफला लेना है। वो एक साथ लेने के बाद हमें क्या करना है? आधा घंटा कुछ भी नहीं खाना है, टहलने के लिए जाना है, थोड़ा सूर्य नमस्कार करो, योगासन करो, या फिर जिम करते तो जिम थोड़ा सा कर लो। और ये सिर्फ आप 2 या 3 महीने करो, आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 30 दिन के अंदर ही आपको बदलाव शुरू हो जाएगा। आपका लिवर पुनः पुनः निर्माण करेगा, ये वापस अच्छा बनेगा, सभी के सभी पूरे उसका जो अंदर गंदगी है ये पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। ये ऐसा काम करने वाला ये क्या है? ये सिबक्तम है। दूसरी दवा है, दूसरा जो रोग है, यानी कि रोग उसको नहीं कह सकते, त्वचा रोग, यानी कि सौंदर्य। देखो सुंदर दिखना किसी को नहीं लगता है, सबको लगता है कि मैं सुंदर दिखूं, लेकिन सुंदरता की व्याख्या क्या है? सुंदरता की व्याख्या सिर्फ शरीर से सुंदर होना ये नहीं है, अंदर से भी सुंदर होना चाहिए। मैंने बहुत जगह पे देखा है, हमारी कई सारी माता बहनें क्या करती है, ब्यूटी पार्लर में वीकली जाती है और वहां कम से कम 1000-2000 रुपए खर्चा करती है। देखो बाहर आपने कितने भी पाउडर लगाए, कितने भी सोल्यूशन लगाए, कितने भी स्क्रबर लगाए, फेस पैक लगाए, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जब तक अंदर से काम नहीं करते हो, त्वचा के ऊपर काम नहीं करते हो, तो आपके शरीर में आप कभी भी आपका शरीर सुंदर नहीं दिखेगा। सुंदर दिखना और सुंदर होना, इसमें बहुत सारा अंतर है। देखो हमारे घर में डस्टबिन होती है, डस्टबिन, आप प्रयोग करके देखो। ये डस्टबिन जो है ना, ये डस्टबिन में हम क्या करते हैं? हर सुबह घर साफ करने के बाद उसमें कचरा डाल देते हैं, और कचरा डालने के बाद हम 2-3 दिन वो कचरा वैसे के वैसे ही नहीं रख सकते। अगर 2-3 दिन वो जो कचरा है, जो हमने खाना खाया था, जो बचा हुआ खाना है, डस्टबिन में डाल दिया, जो घर का कचरा है, कूड़ा है, वो सब डस्टबिन में डाल दिया, और वो डस्टबिन हमने वैसे ही अगर 8 दिन तक रख दिया, तो क्या होगा? बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही डस्टबिन का हम उसका मुंह खोलेंगे, तो बहुत गंदी गंदी जो दुर्गंध है वो हमें आ जाएगी। और ये हमारा शरीर जो है ना, ये एक प्रकार का डस्टबिन ही है। तो डस्टबिन को सिर्फ बाहर से सजाना है,
या अंदर से साफ करना है, ये हमें तय करना है। अगर आप बाहर से सजाना चाहते हो तो आप जाओ, ब्यूटी पार्लर जाओ, कहीं भी जाओ, आपको सिर्फ वो क्या करेंगे, आप कितने भी काले हो या आप कितने भी गोरे हो, तो आपके अंदर के वो जो डस्टबिन है, शरीर जो है, जो कचरा है, जो पहले से टॉक्सिन्स के रूप में पड़ा है, ये आपको बीमारियां उत्पन्न करने ही वाला है और आपकी सौंदर्यता को बाधा पहुंचाने ही वाला है। लेकिन जैसे ही आप सिबकतम ले लोगे, सिबकतम के माध्यम से ये पूरा डस्टबिन अंदर से भी क्लीन करोगे, तो आप बहुत सुंदर दिखने वाले हैं। इसलिए त्वचा रोग और सौंदर्य के ऊपर ये काम करता है। और ये सौंदर्य का फिर प्राकृतिक रसायन कहा गया है। ये क्या है? ये सिबकतम जो है, ये सौंदर्य का प्राकृतिक रसायन है। आपको कभी ऑब्जर्व किया होगा कि देखो, इस भारत में सबसे ज्यादा सुंदर लोग कहाँ कहाँ के दिखते हैं? तो जम्मू कश्मीर के दिखते हैं। गोरे होते हैं, बहुत गोरे चिट्टे होते हैं, और कश्मीर की कली उनको कहते हैं, कश्मीर की कली। वो उसका आबू हवा ठीक रहती है, वहां की शुद्ध वातावरण होता है, और बहुत अच्छे सुंदर दिखते हैं, क्योंकि उनके ही भूगोल में ये सिबक्तम आता है। और जाने अनजाने में चाय के माध्यम से, जूस के माध्यम से, खाने के माध्यम से, अचार के माध्यम से ये सिबकतम वो उपयोग में लाते हैं, और इसीलिए उनका जो जेनेटिक्स है वो सुंदरता का है। हमारे यहाँ वैसा ज्यादा नहीं होता है। तो हमें भी अगर सुंदर दिखना है, इस सौंदर्य का प्राकृतिक रसायन हमें हर रोज प्राशन करना ही चाहिए। और जिसको जिसको लगता है कि मुझे सुंदर दिखना है, उसने तो वो लेना ही चाहिए। आयुर्वेद तो कहता है स्वस्थ शरीरम मनम प्रसन्न च एत देव सौंदर्यम, यानी कि शरीर की स्फूर्ति, तंदुरुस्ती और मन की शांति, यही असली सुंदरता है। अगर अगर ये आप चाहते हो, तो सिबकतम आपके घर में चाहिए ही चाहिए। आपका मन शांत करना है, शरीर को चुस्तीला स्फूर्तिला करना है, तंदुरुस्ती पानी है, तो हमें ये करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि त्वचा के लिए क्या लगता है? त्वचा के लिए विटामिन सी चाहिए। देखो, हम च्यवनप्राश लेते हैं, तो च्यवनप्राश में क्या होता है? आंवला होता है, आंवला उसका बेस होता है। तो वो आंवला बेस क्यों होता है? क्योंकि आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। संतरे का जूस हम क्यों पीते हैं? संतरे में विटामिन सी जो है वो अच्छी मात्रा में है, लेकिन संतरे से भी 30 गुना ज्यादा और आंवले से भी 5 गुना ज्यादा जो विटामिन सी है, ये सिबक्तम में है। और इसीलिए ये सिबक्तम में होने वाला जो विटामिन सी जो है, ये हमारे शरीर में कोलेजन बनाता है, त्वचा को टाइट रखता है और उज्जवल करने का प्रयास करता है। इसलिए हमें विटामिन सी लेना चाहिए। ओमेगा 7 क्या करता है कि त्वचा का पोषण करने का काम करता है, जो कहीं भी हमें नहीं मिलता है, वो सिबक्तम में होता है। विटामिन ई है, फ्लेवोनाइड से वो हमारे शरीर में झुर्रियां नहीं आने देते। वृद्धत्व जो है, जो बूढ़ापन दिखते हैं, वो धीमा करने का काम करते हैं विटामिन सी। और इसलिए रक्त प्रसादी त्वचा प्रसन्नता भवती, ऐसा जो लिखा है सुश्रुत संहिता में, यानी कि रक्त का प्रसादन अगर अच्छा होगा, तो आपकी त्वचा प्रसन्न दिखेगी। देखो, नहाने से पहले हम कैसे दिखते हैं और नहाने के बाद कैसे दिखते हैं, जो प्रसन्नता आती है नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, वही प्रसन्नता आपका रक्त शुद्ध होने के बाद आने वाली है। और ये रक्त शुद्धि कौन करेगा? तो ये सिबक्तम करेगा। इसलिए अगर आपको सुंदर दिखना है, तो हमें सिबक्तम लेना ही लेना है। और फिर हमारे बाल है, नाखून है, उनकी भी पुष्टि करनी है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों के बाल झड़ जाते हैं, वो सर के ऊपर बाल ही नहीं रहते हैं, वो गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। बहुत लोगों का जो बाल है, वो बाल पकने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या है कि हमारे शरीर में पित्त की विकृति जब होती है, देखो याद रखो, किसी के बाल झड़ते हैं तो वात की विकृति है, और बाल सफेद हो रहे हैं तो पित्त की विकृति है। पित्त में क्या है? उष्णता है। तो उष्णता जब शरीर में ज्यादा बढ़ेगी, एसिडिटी जब ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, पित्त के लक्षण जब ज्यादा हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो 16-17 साल के अंदर ही बाल सफेद होने लगेंगे। और वात अगर ज्यादा बढ़ेगा हमारे शरीर में, तो क्या होगा? ड्राइनेस ज्यादा आएगा और बाल टूटकर गिर जाएंगे, वो झड़ जाएंगे, गंजापन आ जाएगा। और ये सिबक्तम जो है, ये वात और पित्त को भी थोड़ा संतुलित करने का काम करता है, उसको शुद्ध करने का काम करता है। और हमारे जो बाल है ना, ये बाल धष्ट पुष्ट है या नहीं, कैसे पहचानना है? तो देखो, एक ग्लास लेना है पानी का। पानी का ग्लास लेने के बाद हमारा जो झड़ा हुआ बाल है, वो पानी के ग्लास में, कांच के ग्लास में डाल दो और उसका निरीक्षण कर लो। अगर ये बाल जो है, अगर तरंगता है, तैरता है पानी के ऊपर, तो उसका इंडिकेशन अलग है। अगर ये डूबता है, ग्लास के नीचे जाके अगर बैठ जाता है, तो उसके इंडिकेशन अलग है। और बीच में ही तैरता है,
तो उसके इंडिकेशंस अलग है। अब ये इंडिकेशंस क्या है? तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि साममल जो है, साममल वो पानी में डूबता है। साममल का मतलब क्या? जिस मल में आम है। और ये बाल और नाखून क्या है? हमारे शरीर के मल ही एक प्रकार के, लेकिन वो अच्छे वाले मल है। हमारे बाल जो है ये अस्थि और मज्जा का मल है। मज्जा धातु जो होता है उसका मल है। और नाखून क्या है? हमारे पैर के नाखून है, हाथ के नाखून, वो क्या है? हमारे शरीर का जो अस्थि धातु है उसके उसका मल है। और ये मलों का सौंदर्य जो है, हमारा सच में देखा जाए तो सौंदर्य किसमें है? ये मलों में ही है। ये त्वचा किससे बनी है? ये त्वचा क्या है? मांस धातु की मल है। ये सौंदर्य जो होता है वो मलों में ही होता है। और जब हम मल साफ करते हैं शरीर का, तो हमारा सौंदर्य खिल जाता है। तो चाहे त्वचा हो, चाहे बाल हो, या नाखून हो, उनको अगर ठीक करना है, हम मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं ना, वो नाखून पे नेल पेंट लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जरूरत नहीं है। नेचुरली होना चाहिए। और नेचुरली कैसा होगा? ये सिबक्तम अगर आप हर दिन अगर सेवन करेंगे 10 ml, तो ये बालों को भी अच्छा रहेगा। बाल जो झड़ रहे किसी के, तुरंत झड़ना बंद हो जाएगा। नाखून खराब हो रहे, आड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे, वो भी ठीक हो जाएंगे 2-3 हफ्तों में। और आपकी त्वचा जो है संप्रसादक हो जाएगी, प्रसन्नता उसके ऊपर आ जाएगी, सभी टॉक्सिन्स उसके बाहर चले जाएंगे। क्यों होगा? विटामिन ए है, जिंक है, एमिनो एसिड से ये क्या करेंगे? ग्रोथ फेज में लेके जाएगा। बाल का झड़ना तुरंत रोक देगा, चमक आएगा। नाखून जो है वो गुलाबी रंग के बन जाएंगे, खराब नहीं दिखेंगे। और ये करने का जादू सिर्फ जो है किसी बक्तम में है। बाद में हार्मोन का संतुलन जो होता है, जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम जो पैनक्रिया का है, थायराइड का है, या जो हमारे भावों का है, अश्रुओं का है, ये सभी सब किसकी वजह से चलते हैं? वो एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से चलते हैं, यानी कि हार्मोनल। ये हार्मोनल का संतुलन करने का काम भी जो है ये सिबक्तम वहां करेगा। और सिर्फ वो शरीर के ऊपर ही नहीं काम करेगा, मन का भी सौंदर्य आपका बढ़ाएगा, मन को भी प्रसन्नता दे देगा। आप देखो, 1 हफ्ते तक आप सिर्फ 10-10 ml सिबक्तम ले लो, आपको अंदर के अंदर ही महसूस होगा कि मैं पहले जितना मैं चिड़चिड़ापन कर रहा था, पहले जैसे मैं जितना भी ये ऐसा अस्वस्थ हो रहा था, बहुत क्रोध उत्पन्न हो रहा था, चिड़चिड़ापन आ रहा था, वो सभी का सभी ये दूर हो जाएगा। धीरे 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 दूर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करेगा? जब सिबकतम हम जूस लेंगे तो वो हृदय के ऊपर काम करेगा, लिवर के ऊपर काम करेगा, त्वचा के ऊपर काम करेगा, पाचन के ऊपर काम करेगा, और सभी ऑर्गन को ठीक कर दिया तो ऑटोमेटिकली मन भी शांति होगा। और फिर हम जो बोलते हैं ना, ओम शांति शांति, तो ये शांति सचमुच हमारे जीवन में लाने का जो मार्ग है, ये सिबकतम का है। ये वही काम करेगा। वो आभा निर्माण करेगा, आपका ओरा अच्छा निर्माण करेगा। देखो, कोई भी व्यक्ति, मान लो भारत के प्रधानमंत्री है, वो अगर हमारे सामने बैठ जाते हैं तो क्या हो जाता है? हम उनका सुनने लगते हैं। मान लो तेंदुलकर है या कोई भी है, वो अगर हमारे सामने बैठता है तो हम उनका सुनने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो कुछ भी नहीं बोलते, ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी नहीं बोलते, फिर भी हम क्यों सुनने लगते हैं? क्योंकि उनका जो आभा है, उनका जो ओरा है, वो हमें क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगर आपको लगता है, सभी लीडर को लगता है, किसी भी नेटवर्कर को लगता है, मार्केटिंग में काम करने वाले व्यक्ति को लगता है कि कस्टमर ने मेरा सुनना चाहिए, मेरा सुनना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए, और मेरा जो है मैं जो कहूंगा वही करना चाहिए, अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको सिबक्तम लेना ही लेना है। क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करने का काम जो है, आपका आभा निर्माण करने का काम जो है, जो अंदर के अंदर आएगा, वो सिर्फ सिबक्तम ही ठीक करेगा, वही उसको बढ़ावा देने वाला है। तो ऐसा ये सिबक्तम उसके ऊपर काम करने वाला है। और किसके ऊपर काम करता है? स्त्रियों की, जो महिलाओं की समस्या जो है उसके ऊपर काम करता है। हम देखते हैं बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी है कि उनको जो माहवारी आती है तो उसमें बहुत सारे पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, या जो उसकी साइकिल है वो रेगुलर नहीं होती है, बीच में रुक जाती है, कभी ब्लड ज्यादा जाता है, कभी कम जाता है, बहुत कैसे अशक्तपन आ जाता है, दुबलापन आ जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। ये सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए इससे वक्तम काम करने वाला है। अब ये कैसे करेगा? तो देखो, आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में ऐसा लिखा है, चरक संहिता में भी लिखा है, रजो विकारो अग्नि दोषो न जायते। रज विकारो अग्नि दोषो न जायते, इसका मतलब ऐसा है कि पाचन और अग्नि का असंतुलन हो गया तो जो मेंस्ट्रुअल टिश्यू है वो बिगड़ जाता है, यानी रजो धातु उसके बोलते हैं, वो बिगड़ जाता है।
और आजकल क्या होता है कि देखो, हम जब गलत खान पान करते हैं, देखो जब ये 5 दिन होते हैं ना, जब साइकिल आती है, पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स में जो 5 दिन होते हैं, तो 5 दिन महिला जो है, जो माता बहनें हैं, उन्होंने ज्यादा काम नहीं करना है। भारत की संस्कृति में तो उनको साइड में बैठने के लिए बोलते थे, उसका रीजन अलग है, वो कभी बाद में रजस्वला परिचर्या के लेक्चर में हम सुन लेंगे, उसके ऊपर क्या है, वो टॉपिकली उसका लेक्चर थोड़ा अलग है। लेकिन क्यों कहते थे, काम क्यों नहीं करना है, कि सारे ऑर्गन को विश्रांति मिलनी चाहिए। ये शरीर डिटॉक्स हो रहा है, उसकी ऊर्जा जो है, वो टॉक्सिस जो है, वो सब बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या है, वो नया निर्माण भी शरीर में होने वाला है। और नया निर्माण कैसे होगा, अगर आपका भोजन अच्छा रहेगा, अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे, तभी वो अच्छा होगा। लेकिन होता क्या है कि आजकल हम पिज्जा बर्गर खाते हैं, फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं, विरुद्ध अन्न का सेवन करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि पाचन बिगड़ जाता है, अग्नि बिगड़ जाता है, और ये असंतुलन होने के बाद ये रज धातु जो है वो भी बिगड़ जाता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल जो टिश्यू है वो भी बिगड़ जाता है। और सिबक्तम फिर उसके ऊपर कैसे काम करता है, कि ये हम पीरियड्स में देखो, पीरियड्स में अगर लेना है किसी को, तो ये सिबक्तम उसमें ले भी सकते हैं, लेकिन कितना लेना है, सिर्फ 5 ml। अगर मान लो डेली की मात्रा अगर आपकी 10 ml की है, तो ये पीरियड्स में हमें कितना लेना है, 5 ml लेना है, उतना ही लेना है। तो 5 ml जो है, वो 5 ml की मात्रा हमें लेनी है। क्यों ऐसा क्यों करना है, क्योंकि वहां डिटॉक्सिफिकेशन का काम चल रहा है, अग्निवर्धन का काम करना है, रक्त प्रसादन का काम करना है, इसके ऊपर ये मासिक चक्र के ऊपर ये काम करने वाला सिद्धांत है। ये कैसे करेगा, ओमेगा 7 ओमेगा 3 और फैटी जो है वो प्रोस्टाग्लैंड जो है उसको नियंत्रित करने का काम करेगा, उससे दर्द कम होगा। बहुत बार हम देखते हैं ना कि जब साइकिल आती है, पीरियड्स आते हैं, तो बहुत सारे माताओं के बहनों जो बहनें हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है। वो दर्द अगर ठीक करना है, गर्भाशय में रक्त का जो प्रभाव है वो अगर सुधारना है, तो विटामिन ई इंपॉर्टेंट है, फ्लेवोनाइड्स इंपॉर्टेंट है, और वो सारे के सारे प्रचुर मात्रा में नेचुरल कंडीशन में सिबक्तम में लिखे हुए वो दिए हुए हैं। इसलिए सिबक्तम जो है ये 10 ml हमें लेना ही लेना है। आयरन जो मिलेगा, फोलेट रक्त पूरक जो द्रव्य है वो जो मिलेंगे, वो सारे के सारे हमें सिबक्तम में हमें मिलने वाले हैं। बाद में पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी, पीसीओडी क्यों होता है, अग्नि आमदोष मेद वृद्धि पित्त विकार, उसके उसके कारण होता है। तो ये उसको भी ठीक करने का काम, वजन बढ़ेगा तो उसको भी ठीक करने का काम, उसको डिम्ब ग्रंथि बोलते हैं, ओवेरियन जो, उसको भी स्वस्थ रखने का काम जो है, इंसुलिन उसमें सिक्रेशन करने का जो काम है, ये सबका सब ठीक करने वाला एक ही दवा है सिबक्तम। क्योंकि इतने सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इतने सारे ऐसे विषाक्त घटक बाहर निकालने के घटक है, इतने सारे बीमारियां ठीक करने के जो घटक है वो सिर्फ सिबक्तम में है, दूसरे कोई भी वनस्पति में नहीं है। हमें कॉम्बिनेशन में बनाने पड़ते हैं। जब हम आयुर्वेद में, जब कोई चिकित्सा करने के लिए आता है, कोई पेशेंट आता है, तो हमें एक एक वनस्पति से अलग अलग घटक निकालने पड़ते हैं। इसमें से थोड़ा 1 ग्राम ले लो, दूसरे से दूसरा ग्राम ले लो, तीसरे से तीसरा ग्राम ले लो, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के हम दवा देते हैं। लेकिन सिबक्तम एकमात्र ऐसा न्यूट्रासिटिकल है, एकमात्र ऐसा द्रव्य है कि जो पीसीओडी की प्रॉब्लम पे धीरे धीरे वो खत्म करने वाला है। यानी कि इतने सारे रोगों के ऊपर देखो ये काम करने वाला है। शुगर के पेशेंट के लिए तो ये अमृत तुल्य कहा गया है। जिसको शुगर है उसको वो अमृत तुल्य कहा गया है, क्योंकि वो एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो ये पैनक्रिया जो है, ये पैनक्रिया भी क्या है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का एक घटक ही है। ये क्या है, ग्रंथि है। तो जो इंसुलेशन सिक्रेशन का काम जो है, वो ठीक करने का, जिसका मानो डायबिटीज हुआ है, टाइप 1 है या टाइप 2, उसमें थोड़ा अलग अलग डोसेस है, उसको थोड़ा डायग्नोस करना पड़ेगा, कितनी शुगर है क्या है देखना पड़ेगा। उसके बाद सिबक्तम के साथ क्या देना है क्या नहीं वो तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को शुगर है, और मान लो उसकी शुगर जो है 200 से लेकर 300 250 के बीच में है, समझ लो, अगर उसका रिपोर्ट है HbA1c का, अगर उसके पास रिपोर्ट है, तो सिर्फ एक मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, वो लेना शुरू करो। आपको मुझे लगता है 3 महीने के बाद कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिबक्तम के साथ आपको गुड़मार अगर आप लेते हो ना, तो आपका पैनक्रिया वापस काम करना पड़ेगा, करना शुरू करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, पहला रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी के लिए लागू नहीं है। जो कैसे कि मान लो प्री डायबिटिक है, जिसका डायबिटीज अभी अभी शुरू हुआ है, और जिसका 250 के अंदर है, उसका डायबिटीज ठीक करने का भी काम इसी वक्त हम करेगा। लेकिन उससे ज्यादा 300 है 400 है, तो उसके लिए थोड़ा कॉम्बिनेशन अलग बनाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर भी वो काम जरूर करेगा, क्योंकि अगर जो हुआ है वो ठीक करेगा,
तो जो ज्यादा हुआ है उसको कम तो करने का काम डेफिनेटली वो करने ही वाला है। तो ऐसा ये शिवक्तम जो है ये शुगर के ऊपर भी काम करता है। तो मेदो कफ समृद्ध भूत प्रमेह ऐसा कहा है। डायबिटीज जो है हमारे यहाँ तो अभी मॉडर्न साइंस में टाइप 1 टाइप 2 प्री डायबिटिक ऐसे 3 ही प्रकार है, लेकिन आयुर्वेद में 20 प्रकार का मधुमेह का वर्णन किया, उसको प्रमेह बोलते हैं। इक्षुमेह अलग होता है, मधुमेह अलग होता है, हस्तिमेह अलग होता है, ऐसे अलग अलग वो डायग्नोस करना पड़ता है कि कौन सा मेह है, उसको क्या क्या लक्षण क्या क्या दिख रहे हैं। एक बार लक्षण समझ में आए तो डेफिनेटली आपका डायबिटीज जो है वो ठीक करने का काम जो है और उसके ऊपर उपचार करने का काम ये शिवक्तम करने वाला है। और जिसको नहीं है उसने तो जरूर लेना है, क्योंकि ये शिवक्तम आपको जिंदगी में कभी भी डायबिटीज का प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं करेगा। संधिवात के रोगों के लिए ये वरदान बताया गया है। घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करेगा। और ये शिवक्तम और हमारा और एक प्रोडक्ट है ऑर्थो केयर नाम का, अभी उसके बारे में भी हम एक 2-3 दिन के बाद चर्चा करेंगे। ये शिवक्तम का और ऑर्थो केयर का कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो संधिवात जैसी बीमारी हम खत्म कर सकते हैं घर में भी, घर में बैठ के खत्म कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें संधिवात नहीं होना है या आमवात नहीं होना है, देखो आमवात में संधिवात में फर्क होता है। आमवात क्या होता है कि टॉक्सिन्स शरीर में ज्यादा है, तो जो हमारे हड्डियों की जो संधि है उसमें अगर मान लो तेल लगाया तो दर्द होता है, और संधिवात में तेल लगाया तो आराम मिल जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब मान लो आम बात है, अगर बहुत दर्द कर रहा है यानी कि ज्वाइंट्स में दर्द कर रहा है, हम तेल लगाएंगे तो वो वहां इंफ्लेमेशन हो रहा है, दर्द कर रहा है। तो ये बीमारी किसके लिए होती, किसकी वजह से होती है पता है? कि जब हम सुबह नहाने जाते हैं, नहाने गर्म पानी से नहाते हैं, और नहाने के बाद तुरंत बेडरूम में आते हैं और जोर से फैन लगा लेते हैं, और इतनी जोर से लगा लेते हैं क्योंकि गर्मी होती है, पसीना आता है ना नहाने के बाद, गर्म पानी से नहाने के बाद हमें ठंड लगने के लिए हम क्या करते हैं, फैन लगाते हैं। तो शरीर वहां बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि हम बाथरूम से आए हैं गर्म पानी से नहा के और तुरंत हम ठंडी हवा में चल गए हैं, तो उससे क्या होगा, शरीर बैलेंस नहीं होगा, बहुत सारी हमारी पेशियों की टूट फूट होगी। आप देखो, कांच का ग्लास है, वो थोड़ा गर्म कर लो और पानी में डुबा दो तो क्या होगा, या मिट्टी का मटका है, एक मिट्टी का मटका गैस के ऊपर रख दो, बहुत गर्म करो, बहुत गर्म करो, लाल होने तक गर्म करो और उसको पानी में डालो, ठंडे पानी में, क्या होगा, मटका टूट जाएगा। वैसे ही गर्म पानी से स्नान करने के बाद तुरंत तेज फैन के नीचे अगर आप जाते हो तो कई सारे पेशी जो हमारे शरीर में है वो डैमेज हो जाते हैं, और वो डैमेज होते होते उसका सीधा असर हमारे अस्थियों के ऊपर हो जाता है, और फिर अस्थियों में दर्द हो जाता है, तो आमवात निर्माण होता है। ये आमवात का पहला लक्षण है, और कई सारे लक्षण है। और संधिवात में भी ऐसा ही है। हमें पानी जो हम पीते हैं ना डेली यूज में, वो पानी कैसे पीते हैं, खड़े होके पीते हैं। तो खड़े होके पानी पिएंगे, अगर मान लो 20-20 30-30 साल आप खड़े होके पानी पियोगे, तो डेफिनेटली आपके शरीर में घुटनों का दर्द होने ही वाला है। पानी कैसा पीना चाहिए, पानी बैठ कर पीना चाहिए। जो लोग पानी बैठ कर पीते हैं उन्हें कभी भी घुटनों के दर्द नहीं होते। लेकिन अगर हो भी गया तो उसको भी ठीक करने के लिए कुछ हद तक हमारे पास दवाइयां है, वो है सिबक्तम। सिबक्तम के साथ कुछ कॉम्बिनेशन देने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट्स उनकी इंपॉर्टेंट है, वो देखना पड़ेगा कि कितना वो उसका विकार जो है कितना बढ़ गया है। अगर नहीं है तो बिंदास दे दो, होगा नहीं, और है तो बताओ, रिपोर्ट दिखाओ, ये सिबक्तम ठीक कर देगा। तो ऐसे कई सारे उसमें कॉम्बिनेशन है। सिबक्तम के साथ गुग्गुल दे सकते हैं, अश्वगंधा दे सकते हैं, पुनर्नवा दे सकते हैं, हाड़जोड़ वनस्पति वो भी दे सकते हैं। अलग अलग डिसीज के ऊपर वो काम करने वाली है, लेकिन वो डिसीज ही ना हो इसके लिए सिबक्तम काम करने वाला है। तो इतनी सारी ये सिबक्तम के बारे में देखा जाए, और लास्ट में देखा तो मूत्र विकार के ऊपर भी, यानी कि हमारे किडनी को भी क्लीन करने का काम, किडनी की भी टॉक्सिन्स अभी किडनी तो टॉक्सिन्स निकालने का काम करती ही है हमारे रक्त का, जो अपायकारक घटक जो है वो निकालने का काम किडनी करती ही है, लेकिन वो निकालते निकालते खुद भी बिगड़ जाती है, फिर उसमें पथरी हो जाती है, या फिर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो जाता है, या यूरिनरी ट्रैक का प्रॉब्लम हो जाता है, क्षार वहां जमने लगते हैं। तो उसको भी ठीक करने का काम कई हद तक और बहुत अच्छी तरह से ये सिबक्तम कर लेता है। किडनी की भी आपको प्रॉब्लम से ये सिबक्तम आपको दूर रखने वाला है। तो ऐसे ये सिबक्तम जो है ये कई सारे दवा बीमारियों के ऊपर काम करने वाला है। एक एक बीमारी ले लेंगे तो बहुत समय जाएगा, हमें समय की पाबंदी है, समय में होना चाहिए। और जैसे कि जो प्रॉब्लम आपका है, ये प्रॉब्लम आप बता दो, प्रॉब्लम क्या है ये ध्यान में रखो। आप
कॉल करो, ऑफिस आ जाओ, और फिर शिवक्तम आप जब लेना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो जितनी सारी बीमारियां हैं वो कम होगी। जो कम है वो खत्म हो जाएगी, और जिसको नहीं है वो उसको कभी भी नहीं होगी। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ। और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा, वेलक्राफ्ट इरा का जो सिबक्तम है, जो पी गया समझो वो जी गया। धन्यवाद। क्या बात बोलिए है, सर। क्या बात है, क्या बात है। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। जो स्टीव अक्टोन जो सर ने लास्ट का जो वर्ड बहुत ही पावरफुल बोल दिया कि वो जी लिया, पी लिया, वो जी लिया। तो एनीवे डियर फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब काम करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और आपके और हमारे बीच में जो बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी, जो ज्ञान का भंडार है, आयुर्वेद का बहुत बड़ा डीप इन डीप डिटेल नॉलेज है। क्योंकि एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर 2 दिन बात हो सकती है, तो आप और हम कितने लकी है। तो फाइनली जैसे यस्टरडे सर ने कहा था कि इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल रादर देन ये हार्ट के रिलेटेड कितने बेनिफिशियल है। सेकंड थिंग, टुडे एन नंबर ऑफ थिंग्स बट लिवर, जिसे हम सेकंड ब्रेन कहते हैं, कि जिसकी ईच एंड एवरी एक्टिविटीज थ्रू द लिवर्स होती है। तो दोस्तों, उसके रिलेटेड भी सर ने बहुत कुछ आपको और हमें ज्ञान दिया है। मतलब जितने भी एसोसिएट है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हर किसी के घर में 1 2 3 फैमिली मेंबर्स है। मतलब हर किसी ने अगर 3 3 4 4 भी अगर प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, बाय करते हैं फॉर 1 मंथ के लिए, वैसे सर ने कॉम्बिनेशन ऑफ डोज बता दिया है, 10 ml मॉर्निंग और इवनिंग, 20 ml पर डे। तो दोस्तों, उसको देखते हुए आप और हम उसका अगर बेनिफिट लेते हैं, किस ताकत से हम प्रमोट कर सकते हैं सोसाइटी को, कितने हम बेनिफिट्स दे सकते हैं, और उसके थ्रू हम दोस्तों एन नंबर ऑफ चीजें हैं। तो वंस अगेन थैंक्स अलॉट डॉक्टर स्वानंद पंडित जी। वंडरफुल सेशन, वेरी वेरी पावरफुल सेशन। हम नतमस्तक है आपके नॉलेज के रिलेटेड। तो ऐसे ही डे बाय डे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट्स का हम नॉलेज लेके, इंफॉर्मेशन लेके, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर एसोसिएट और हर लीडर उनके लाइफ में टेकअप करने के लिए ये प्रोडक्ट का नॉलेज और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ही उनको आगे लेके जाने के लिए सपोर्ट कर सकती है। बाकी चीजें कितने भी है वो मैटर करती है, लेकिन हमारा बिजनेस, हमारा धंधा प्रोडक्ट के रिलेटेड है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।